निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के साथ देश भर की 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जबकि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। उनकी सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा के नाम दौड़ में शामिल हैं। वहीं बीजेपी कुरियन को दोबारा उच्च सदन भेज सकती है। सुमेर सिंह की सीट पर भी किसी और आदिवासी चेहरे को उतारा जा सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अनुसूचित जाति के किसी कार्यकर्ता और महिला नेता को उच्च सदन भेज सकती है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, राज्यसभा का समय पूरा हो गया है तो निश्चित रूप से चुनाव का कार्यक्रम आ गया है और 1 तारीख से 18 तारीख तक ये पूरा कार्यक्रम जो है चलेगा और इसमें जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उन लोगों को राज्यसभा में जाने का अवसर मिलेगा। 18 जून को चुनाव है तो ये मान के चलना कि कोर्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और वो भी वोट डालेगा और कोई भरोसा नहीं कि बीजेपी के कुछ वोट टूट के कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ आ जाएं, क्योंकि इस समय टूटन चली हुई है बीजेपी के अंदर। धरने बैठ रहे हैं लोग, उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो ये तो और ये लोग समझ गए कि आगे आने वाला समय कांग्रेस का है, किसी को जाएगा नहीं। कौन सीट पे जाएगा? और मुझे उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह जी की जो परफॉर्मेंस रही है एज ए राज्यसभा मेंबर, एज ए सीएम, वो मैं समझता हूँ कि एक्सीलेंट रही है और सभी विधायकों का भी कांग्रेस पार्टी का उन पर विश्वास है और संजीवनी है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। तो मैं समझता हूँ कि हाई कमांड और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश उन्हीं को भेजेगी। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता वैभव शुक्ला जी और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वैभव जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बार बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार यहां पर खड़ा करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार का चयन करेगी जिन पे भी इलेक्शन होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व, इन्हीं आधारों पे चयन करेगा प्रत्याशियों का। लेकिन जो आंकड़े, अगर हम बात करें आंकड़े, वो आंकड़े पूरे तीनों सीटों पर आपको विजय दिलाने के लिए तो नहीं है, कुछ कम है। क्या कोशिश रहेगी कि यहां पर क्रॉस वोटिंग भी हो सके? देखिए, जब कोई सरकार देश हित में काम करती है, जब कोई सरकार जनता के हित में नीचे तक जाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, तब विपक्षी दल के जो विधायक दल है वो सोचने पे विचार करते हैं, विचार करके उनका जो विवेक बोलता है उस पर वो मतदान करते हैं। अब वो अगर हमारे पक्ष में मतदान करेंगे तो हमें क्या आपत्ति है, करें, स्वागत है। ठीक है अंबिका जी, देखिए जिस तरह से वैभव जी कह रहे हैं कि तीनों की तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे और वह ऐसा मान के चल रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के जो विधायक है वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और अभी हालांकि हमने पीसी शर्मा का बयान सुना, वो कह रहे थे कि जिस तरह से स्थिति चल रही है, इस स्थिति में बीजेपी के विधायक वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनके समर्थन में वोटिंग करेंगे। लेकिन यहां पर इस बार क्या देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी टक्कर है और वो कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन चेहरा हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तो मना कर दिया कि वो इस बार राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, बड़ा अफसोस हमें हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कि तीनों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आवाज बंद हो गई। जी अंबिका जी, आ रही है आपकी आवाज? रखिए अपनी बात, रखिए आप, आ रही है आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की आएंगे, संख्या के आधार पर एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। जब से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इन्होंने राजनीति को पार कर लिया है और जनता
की फरोख्त करने लगे। मैजिक नंबर है 58 सीटों का, हमारे पास 65 सीटें हैं और निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की एक सीट आएगी। लेकिन ये किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फूट हो रही है? इनके यहाँ तो जो कुछ भी हो रहा है, जितना भूचाल मचा हुआ है, वो सबको पता है। आपके यहाँ किस प्रकार से मंत्रिपरिषद में झगड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से सीनियर लीडर में असंतोष है, किस प्रकार से लोगों की उपेक्षाएं हो रही हैं, सब कुछ आपके सामने है। आप महत्वपूर्ण चैनल हैं। हमारे यहाँ सारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। ये तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको प्रलोभन और प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे विधायक कृत संकल्प हैं इस बात के लिए कि हमें कांग्रेस का प्रत्याशी जिताना है और हमारे पास वो नंबर है, हम जीतेंगे। हर हालत में ऐसी कोई बात है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ना जीतें। लेकिन नैतिकता तो ये थी कि इनको केवल 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहिए था। 2 सीटें की जो थी वो आसानी से निकल जाती, 3 सीटें थी। लेकिन जो राजनीतिक गंदगी इन्होंने पैदा कर दी है, ये एक प्रकार से आक्रामक बात, ये तीसरी सीट पर वो लाल टपका रहे हैं। ये लोकतांत्रिक परंपराओं, मूल्यों और नियमों को की अवहेलना करने वाले। लेकिन अंबिका जी, ये तो लोकतांत्रिक है ना। अगर जिस तरह से आप नैतिकता की बात करें तो फिर तो चुनाव ही नहीं होना था। फिर तो ये तय कर देना था, ठीक है आप अपना नाम बता दीजिए, कांग्रेस अपना नाम बता देगी, बीजेपी अपना नाम बता देगी, फिर तो उसमें चुनाव ही नहीं होना चाहिए था ना। नहीं, ये तो कॉन्स्पायरेसी है नहीं कि तीसरा प्रत्याशी भी उतार रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, असफल कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाएं और वो प्रयोग हम करें जिस प्रकार से इन्होंने हमारी बहुमत की सरकार करा थी, ऑपरेशन लोटस किया था और उसमें सफल हो गया। इससे इनके मनोबल बड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अब जीतू पटवारी के नेतृत्व की कांग्रेस है, दूसरा हमारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। किसी विधायक की हिम्मत नहीं है कि टस से मस हो सके। अब जो 2 विधायक हमारे हैं, एक तो मुकेश मल्होत्रा जी, दूसरे राजन भारती जी, निश्चित रूप से वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन तीसरी हमारी जो विधायक है, ये देखिए कितने बड़े कैरेक्टर के लोग हैं, कितने आदर्शवादिता बघाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके नेता। और वो निर्मला सप्रे जो इनके यहाँ इन्होंने हाईजैक उसको कर लिया है, उसका वोट भारतीय जनता जोड़ सकते हैं वैभव जी, आप जोड़ सकते हैं साथ में हमारे सिंबल पर जीत कर। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपके महासचिव राकेश यादव जी उन्होंने पार्टी संगठन को जो नेतृत्व को एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि आप यहाँ अलग से व्यवस्था देखिए, यहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इनके महासचिव ने लिखा है, राकेश यादव जी ने। ठीक है, चलिए देखेंगे। ठीक है, 18 जून को देखेंगे क्या होगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग के लिए दूसरे पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जो कि पीसी शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं, और आप भी कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखी गई है। रमेश शर्मा सर, क्या देखते हैं आप, जिस तरह से राज्यसभा का सियासी समीकरण है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। हालांकि संख्या पूरी नहीं है तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास, लेकिन आपको लगता है कुछ उठापटक हो सकती है? और सियासी समीकरण के साथ अभी चुनाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर मुझे किसी बहुत बड़ी उठापटक की इसमें संभावना नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में ये 3 सीट के जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो सामान्य तरीके से होंगे। 2 सीट भाजपा की है और 1 सीट कांग्रेस की है। तो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अपनी 2 ही सीट पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 1 सीट निकाल लेगी। दूसरा जो मुद्दा आता है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो प्रत्याशी के चयन का मुद्दा है। बहुत संभव है कि भाजपा के जो 2 उम्मीदवार अभी सिटिंग एमपी हैं, उनमें से वो किसी एक को चेंज करके एक महिला को ले लें। ये एक संभावना उनकी हो सकती है। क्रॉस वोटिंग का हो सकता है, 1-2 लोग इधर उधर करें, लेकिन बहुत ज्यादा उलटफेर की संभावना मुझे नहीं दिख रही। उलटफेर तभी संभव है जब एंड टाइम पर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति विद्रोह कर दे जो कम से कम भी 10-12 विधायक जो वोट ले सकते हैं क्रॉस वोटिंग की, जिसकी संभावना अभी दूर तक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव होगा। मुझे लग रहा है कि ये यूनानिमस जैसा ही होगा। भाजपा 2 उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस 1 उम्मीदवार उतारेगी और तीनों लोग जो हैं जाकर के पहुंचेंगे। बस जो कुछ होना है
वो उम्मीदवार का चयन में होना है। कांग्रेस में मुझे जो लग रहा है कि जीतू पटवारी तो प्रमुखता से है ही, या बहुत संभव है किसी नए ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस लेकर आए जिसको राष्ट्रीय राजनीति में उनको जगह देना हो। जीतू पटवारी का नंबर तभी कटेगा अगर किसी राष्ट्रीय राजनीति में किसी को स्थान देना हो, कांग्रेस उसका चयन करे। और भाजपा के ये दोनों उम्मीदवार ये भी प्रभावशाली हैं, लेकिन अगर ओबीसी के हिसाब से महिला किसी को अगर एडजस्ट करना होगा तो एक आध नाम कटेगा। तो इस तरीके से मुझे इस बार मध्य प्रदेश के तीनों नामों में कोई बहुत आश्चर्यजनक उठापटक की संभावना मुझे नहीं लगती। आगे तो अब 18 तारीख को ही पता चलेगा। जी ठीक है वैभव जी, देखिए जिस तरह से रमेश शर्मा सर कह रहे हैं कि हो सकता है शायद आप लोग की तरफ से वैसे दो नाम सामने आए, लेकिन यहां पर अहम मुद्दा यह होगा कि किसको उतारा जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो जॉर्ज कुरियन है वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो शायद उनको दोबारा भेजा जाएगा। और क्या इसको लेकर अभी कोई स्पष्टता है कि जॉर्ज कुरियन दोबारा राज्यसभा चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं? और जो दूसरे नामों की अगर बात करें, क्या जो सुमेर सिंह की तरफ से और कौन से वो ऐसे नाम हो सकते हैं जो मैदान में है आपको लगता है, और किसको जाना चाहिए? मेरा स्पष्ट कहना है कि यह संगठन आधारित दल है। संगठन आधारित दल में जो संगठन तय करता है, जो माननीय विधायक दल सभी से चर्चा करके ऐसा समन्वय का नाम निकाला जाता है जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जिससे जातिगत प्रतिनिधित्व बैलेंस हो। हमारे यहाँ पहले भी आप देखें तो बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में से 8 राज्यसभा सांसदों में से 3 महिलाएं दी गई। मैं स्वागत करूंगा रमेश जी का कि उन्होंने ये विश्वास जाहिर करा कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को उम्मीदवार बना सकती है। ये बहुत अच्छी सोच है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी चिंता कर रहा है। तो जब पूर्व में भी हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, और आप देखेंगे कि कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों में से एक सिंगल भी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दिया, विवेक तन्खा को दिया, अशोक सिंह जी को दिया, लेकिन एक भी महिला को मौका नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी एक विशुद्ध रूप से संगठनात्मक प्रक्रिया को पालन करते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी। ठीक है, अंबिका शर्मा जी, कौन सा वो एक नाम होगा जो आप लोग की तरफ से, क्योंकि नाम तो बहुत सारे लिस्ट में आ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनका भी नाम मजबूती के साथ सामने आ रहा है, जीतू पटवारी है उनका भी नाम सामने आ रहा है। क्या इस बार कांग्रेस की तरफ से वो समीकरण देखने को मिलेगा, या फिर कोई ऐसा नया नाम होगा जो अभी चर्चा पे नहीं चल रहा है? देखिए भागीरथ जी, सर्वसम्मति से कोई नाम आएगा। पार्टी के हित में जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होगी वो नाम आएगा, और हाईकमान की जो पसंद वाला नाम आएगा, पार्टी की पसंद वाला नाम आएगा। खरगे साहब तय करेंगे, हमारे पार्टी तय करेगी। विधायकों की पसंद का, सबकी पसंद का और सर्व स्वीकार व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। और आप देखना कि हम लोगों के मन में कोई द्वंद्व नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मन में द्वंद्व चल रहा है कि हम किसी प्रकार से संद लगाएंगे और अपना जो षड्यंत्र की जो एक प्रक्रिया है इनकी, कि हम तीसरी सीट को भी कैसे भी हत्या लें, क्योंकि बेचारे परेशान हैं। जो बाहर से आयातित किए हैं कांग्रेस के लोग, तमाम लोगों से जो कमिटमेंट किए हैं, उनको भी तो एडजस्टमेंट करना है। कई केंद्रीय मंत्री भी इनके आए। लेकिन वैभव जी कह रहे थे कि आप ही के कांग्रेस महासचिव ने पत्र लिखा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। राकेश यादव, बिल्कुल दूर दूर तक संभावना नहीं है। और हमारा हर रोज हमारे विधायकों की मॉनिटरिंग होती है, उनसे सीधा संवाद हमारा हाईकमान करता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, हमारे उमंग संगार जी करते हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी सीधा संपर्क, जीवंत संपर्क बनाए हुए हैं। और ऐसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है। ये सब ख्याली पुलाव हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, हमारे माननीय विधायक, हमारे पार्टी के द्वारा जो तय होगा वो उम्मीदवार, उसके पक्ष में मतदान करेंगे। और हमारी सीट बिल्कुल सामान्य तरीके से, सहजता पूर्वक हम लोग, हमारी सीट राज्यसभा की हमको हमारे पास होगी। ये लोग चाहे जितने षड्यंत्र कर लें, इनके षड्यंत्र सफल होने वाले हैं नहीं। ठीक है, वैभव जी कुछ कहना चाह रहा है, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। जी वैभव, कहना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं कर पा रही तो जनता कैसे भरोसा करेगी इन पे? पार्टी और प्रदेश को की स्थिति इनके नेतृत्व दे पाएंगे ये प्रदेश में? दूसरा मेरा एक और कहना है कि लोकतंत्र बचाने की ये बात करते हैं, इनमें खुद में असंतोष फैला हुआ। जीतू पटवारी जी की बात करें तो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं,
कई लोग ऐसे हैं जिनको जनता नकार चुकी है और इनको उनको ही राज्यसभा में भेजना है। ये कोई संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस की प्रक्रिया इनके यहाँ फॉलो होती है। और इसी आधार पे चयन दिग्विजय सिंह जी मना कर चुके हैं, मुझे मत लड़ाओ, मुझे मत भेजो भाई, फिर भी इनको भेजना है दिग्विजय सिंह जी को रास्ते से हटाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। रमेश शर्मा जी, यहाँ पर किसकी लाठी होगी और किसकी भैंस होगी? देखिए, मोटे तौर पर ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी का नाम जो है वो बहुत प्रभावशाली है। वो लगभग जिसको तय करेंगे उनकी पसंद से या उनकी सहमति से ही उम्मीदवार जाएगा। और जिस तरीके से कांग्रेस की इस समय की राजनीति है, कांग्रेस अगर एससी से, एसटी से या ओबीसी से उम्मीदवार बनाए किसी को नए को, और फिर उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वो राजनीति है। भाजपा का जहां तक सवाल है तो दो में से मान करके चलिए, एक जो है संगठन या संघ की अनुशंसा वाला व्यक्ति हो सकता है। तीसरी बात जो आती है कि सैबोटेज का या क्रॉस वोटिंग की जो बात है कांग्रेस में जो आया है, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि कांग्रेस को सावधान होने की तो जरूरत है। अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले दिनों जो अन्य राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, कई राज्यों में कांग्रेस ने ये सावधानी बरती है कि सारे विधायकों को उन्होंने एक जगह कहीं इकट्ठा कर दिया, कहीं दूसरी जगह भेज दिया। तो पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस में टूटन हुई है, उसमें सावधानी कांग्रेस को बरतना बहुत आवश्यक है। तो स्वाभाविक रूप से कई वक्त जो हमको बादल दिखते हैं, उससे पहले हम अपने घर को साफ करते हैं ताकि टपका कहीं हो तो टपका ना हो। तो मोटे तौर पर कांग्रेस वो सावधानी बरत सकती है, इस बार भी बरत सकती है कि सारे विधायकों को कहीं अपना एकजुट कर ले, ये कर सकती है वो। और अगर सारों को ना करे तो जिनकी उनको संभावना हो सकती है उन पर तो कर ही सकती है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस सावधानी तो बरतेगी अपने विधायकों का। और उम्मीदवार के चयन में जैसा कि मैंने कहा, दिग्विजय सिंह जी की राय महत्वपूर्ण होगी भाजपा में, कांग्रेस में। और भाजपा में एक उम्मीदवार मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं संघ की अनुशंसा से या संघ की सहमति से या संघ की तरफ जिसका झुकाव होगा वो हो सकता है। और उसमें अगर कोई महिला हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल। वाकई देखना होगा कि दोनों की तरफ से जो उम्मीदवार सामने आते हैं वो कौन होंगे। लेकिन वैभव जी, यहां पर जिस तरह से बात भी सामने रही कि 3 विधायक इस बार इसमें वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, 3 विधायक का शामिल ना होना के पीछे कारण क्या है? कोई विधायक, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि तीसरा चेहरा भी आप उतारेंगे आप, और जिस तरह से 58-65 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर 3 विधायक अगर वोट नहीं डाल पाएंगे तो क्या इसका कुछ बड़ा असर दिखाई देगा? जी, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि संगठन को ठीक लगेगा तो तीसरा चेहरा उतारा जाएगा। और यदि संगठनात्मक निर्णय होता है तो उन 3 विधायकों की अगर चर्चा करें, कोई कोर्ट की शरण में जाता है, कोई आर्थिक अनियमितता के मामले में बर्खास्त किया जाता है। अब आप ही उसमें ये कहेंगे षड्यंत्र है या कुछ भी है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात रखना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने केवल राष्ट्रवादी नीतियों, विकासवादी सोच और केवल अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से जो कार्य करके दिखाया है, उससे विभिन्न दलों के नेतृत्वकर्ता, विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करते हैं। और केवल उसके पीछे एक प्रमुख बात है राष्ट्रवाद। लेकिन पीसी शर्मा जी तो ये कह रहे थे कि बीजेपी के जो विधायक है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट करेंगे, जिस तरह से स्थितियां भी चल रही है। शायद वो मिमिक्री का हंसी योग्य बात है, हंसने योग्य बात है। एक उदाहरण प्रस्तुत करें, हम अनगिनत उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है अंबिका जी, जिससे अंबिका जी देखिए, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बात हो रही क्रॉस वोटिंग को लेकर, देखना होगा। लेकिन जिस तरह से रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी सिर्फ 2 ही उम्मीदवार यहाँ पर चयनित करे, लेकिन यहाँ पर चेहरों को लेकर लिटरली यहाँ पर बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिर वो चेहरा कौन हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के पास जो समीकरण है उसमें एक चेहरा उसमें जीत सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है? अगर वो होगा तो समीकरण में खास क्या होगा, और क्या उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं की यहाँ पर एक सहमति होगी या फिर सीधे केंद्र की तरफ से उसको नाम सामने आगे बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी समावेशी विचारधारा की पार्टी है और सभी जातियों को साथ में लेकर चलती है, सभी धर्मों में विश्वास करती है।
और गंभीरता से इस पर चिंतन हो रहा है कि कौन व्यक्ति अब राज्यसभा का प्रत्याशी हो। इस पर न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरह से गंभीरता से चर्चा हो गई है और आने वाले समय में 2-4 दिन में तय हो जाएगा कि कौन व्यक्ति। ठीक है, चलिए मेरे पास समय कम है, एक लास्ट कमेंट रमेश शर्मा सर, क्या अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें तो क्या मध्य प्रदेश से वो नाम ऊपर केंद्र की तरफ जाएगा या फिर केंद्र की तरफ से वो नाम यहां पर राज्य में आएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मोटे तौर पर मुझे लग रहा है कि केंद्र से ही नाम लगभग तय होंगे और अगर मध्य प्रदेश से नाम जाएगा भी तो जो लोग प्रभावशाली लोग हैं वो केंद्र में बात कर लेंगे और लेकिन नाम तो केंद्र से ही आएगा। जी ठीक है, चलिए समय भी मेरा समाप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश। बिल्कुल वैभव जी, संक्षेप में 5-10 सेकंड में जो आप कहना चाह रहे हैं। बस एक क्वेश्चन है कि दिग्विजय सिंह जी के पीछे हटने के पीछे क्या कांग्रेस में नेतृत्व संकट खड़ा हो गया है? क्या कारण है उनका पीछे हटने? चलिए सवाल तो आपने खड़ा कर दिया लेकिन समय नहीं है मेरे पास किसका मैं जवाब ले सकूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा सर, वैभव शुक्ला जी और अंबिका शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 18 जून को राज्यसभा का रण होगा और लेकिन इसमें ये देखना होगा कि जिस तरह से सियासी समीकरण यहां पर साधे जा रहे हैं इसका कितना असर होगा और जब चेहरे सामने आएंगे तो वो चेहरा कौन होगा। और ये भी बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी की तरफ से तीनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका जो परिणाम आएगा 18 जून को आएगा, उसी दिन मतदान भी होगा और उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश तो फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।